नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन तथा उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा का डेट भले ही अभी नहीं आया है, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। परीक्षा अब थोड़े उसका पैटर्न भी बदल दिया है। परीक्षा में अभी प्रश्न साधारणतः थोड़े गहरे पूछे ही जा रहे हैं। ऊपर मतलब वन लाइनर करके थोड़े कम ही पूछे जा रहे हैं। कोई भी सवाल पूछा जा रहा है उसको थोड़ा डीप में पूछ दे रहा है। चलिए हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही देखेंगे। यह सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 8 मार्च 2020 को हुआ था उसके द्वितीय पाली में पूछेगा वही सभी प्रश्न है। उन प्रश्नों को भी देखेंगे तथा साथ ही साथ कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये 7 रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। बात करें अगर किस रंग का, तो सबसे कम जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन बैगनी। बात करेंगे अगर लाल रंग का, तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, इसीलिए विचलन सबसे कम बोला जाए तो वह लाल रंग का होता है। लेकिन बैगनी रंग का अपवर्तनांक देखेंगे, अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। चलिए इससे संबंधित आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। वर्ण विक्षेपण को देख लिया। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसी को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। बात करेंगे अगर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की, तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश जो है यह निर्वात में भी गमन कर लेती है, और निर्वात में इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये सभी हम जानते हैं। प्रकाश की चाल जो सबसे पहले ज्ञात किया था वो रोमर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग बोला जाता है, हम सभी इसको भी जानते हैं। तारे का जो टिमटिमाना होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारा का जो टिमटिमाते हैं वो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। समुद्र के जल का जो नीला रंग होता है वो हमें प्रकाश का जो आपका प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसके वजह से आपका समुद्र के जल का नीला रंग दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। सीवी रमन, देखिए इससे भी बिहार पुलिस में अभी जो हुआ था उसको इससे संबंधित इनसे पूछा था। प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है। तो उसका सही जवाब आपका सीवी रमन था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के जो प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, सबसे पहले बार शुरुआत हुआ था भारत रत्न, उसमें से इनको भी दिया गया था 1954 में सीवी रमन को इनको पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। नहीं वाला प्रश्न दे देता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें लोहा होता है आपका आयरन जिसको बोलते हैं, क्रोमियम होता है और निकेल होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आपका टंगस्टन नहीं होता है। बात करेंगे अगर स्टील का, तो स्टील जो होता है कार्बन और लोहा का आपका मिश्र धातु होता है स्टील। लेकिन स्टेनलेस स्टील होता है, लोहा होता है, क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है यह जंगरोधी इस्पात होता है। बात करेंगे अगर इस्पात में, तो अगर इस्पात में लोहा में अगर लोहे की बात करते हैं, तो जिस लोहा में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अशुद्ध होगा, उतना ही ज्यादा खराब होगा। लेकिन बात किया जाता है कोयले की, तो कोयले में जितनी ज्यादा आपका कार्बन होती है उतना ही आपका अच्छा कोयला माना जाता है। जैसे एंथ्रासाइड कोयले में ज्यादा आपका कार्बन की मात्रा होती है, तो ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है तो अच्छा माना जाता है, जबकि लोहा में ज्यादा कार्बन होगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा।
सबसे अच्छे किस्म का जो लोहा होता है वह पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा को अच्छे किस्म का लोहा माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बात करेंगे बल्ब का फिलामेंट। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। टंगस्टन का जो लैटिन नाम होता है वुल्फियम होता है। वुल्फियम, इसे डब्ल्यू से संकेत किया जाता है, पता है। बात करेंगे अगर जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो जस्ता होता है। जस्ता होता है, आपका तांबा होता है और आपका निकेल का मिश्र धातु होता है। जस्ता, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु जर्मन सिल्वर होता है। कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तांबा और टीन, इसे याद रखने के लिए तट याद रख सकते हैं। तो से तांबा, ट से हो जाएगा आपका टीन। तो कांसा होता है, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर को याद रखिएगा तो ज से जस्ता हो जाएगा, न से निकेल हो जाएगा और तांबा में म आता है तो उस आधार पर देख सकते हैं। तो जर्मन सिल्वर को हम उस रूप में भी याद कर सकते हैं। देखेंगे पीतल, तो पीतल होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु, जिसे हम लोग जानते हैं पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। चलिए कुछ अन्य मिश्र धातु की बात करेंगे अगर, तो एक रोल्ड गोल्ड होता है। रोल्ड गोल्ड, जिसे हम कृत्रिम सोना भी बोला जाता है। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है वह एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्र धातु होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो एक मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो आपका मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातुओं की बात करें तो जो मिश्र धातु जो बनता है वह एक आपका धातु या एक या अधिक धातुओं के मिलने से बनता है, या एक से अधिक धातु या एक अधातु से मिलकर बनता है मिश्र धातु। मिश्र धातु अगर आपका पारे के साथ मिलता है तो उससे बोला जाता है अमलगम। यानी जो पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है उसे अमलगम बोला जाता है। इससे भी प्रश्न एक पूछा था बिहार पुलिस में, इनमें से कौन सा अमलगम नहीं बनाता है। तो अमलगम कुछ ऐसे आपका तत्व है जो अमलगम नहीं बनाते हैं, जिसको हमें याद रखना है। तो वह है फेरस, कोबाल्ट, निकेल और इसके अतिरिक्त आपका टंगस्टन है और प्लेटिनम है। ये जो है आपका, ये अमलगम नहीं बनाते हैं। इसीलिए इसी में से प्रश्न पूछा था कि अमलगम इनमें से कौन नहीं बनाता है, तो लोहा ऑप्शन में दिया था, तो उसका जवाब सही हो जाएगा। तो पारे के साथ जो मिश्र धातु होता है उसको अमलगम बोला जाता है। लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लेटिनम हो गया, पीटी, ये सभी आपका अमलगम नहीं बनाते। इसके अतिरिक्त सभी अमलगम बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, यानी भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। चलिए इससे संबंधित आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारत ने पहली औद्योगिक नीति यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की 1948 में। अगर हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका 1973 में हुई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भारत में अगर बोला जाए टाइगर मैन, तो टाइगर मैन जो बोला जाता है कैलाश सांखला को बोला जाता है। जो कैलाश सांखला उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगर टाइगर की, तो अगर सुंदरबन जो आपका टाइगर रिजर्व है उसमें आपका बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका 22 मार्च के दिन 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। अगर किसी क्षेत्र का बात आए तो अमेजन वर्षा वन होता है ब्राज़ील के क्षेत्रों में, तो वहाँ पाई जाती है, वहाँ आपका पाई जाती है। 5 जून को जानेंगे, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, हम लोग जानते हैं। 16 सितंबर को ओजोन के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर हमारा, कि उन तत्वों का समूह छाटिए जिनमें केवल धातुएं ही हैं, यानी इनमें से कौन ऐसा समूह जिसमें केवल और केवल धातुएं हैं। तो बात करें इसमें तो सोडियम आपका धातु हो जाएगा, ये धातु है, लेकिन कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। इसमें से ब्रोमीन देखेंगे तो ब्रोमीन हम लोग जानते हैं कमरे के ताप पर एकमात्र अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है, तो ये आपका अधातु है।
नाइट्रोजन भी इसमें अधातु है, लेकिन देखेंगे यहाँ बेरिलियम, कार्बन नहीं है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम, ये सभी के सभी धातुएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखे हैं तो उसमें से पहला वर्ग आता है जिसे हम लोग ह ली ना क रब से फरियाद, CS फरियाद ऐसे देखे हैं। तो जिसमें से देखिए आपका सोडियम जो है पहले वर्ग जो होता है, वर्गों की संख्या 18 है आपका पीरियोडिक टेबल में, तो सोडियम पहले वर्ग में आता है, इसे क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरा वर्ग होता है क्षारीय मृदा धातु, उसमें से आपका होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, चाहे बाप रो ऐसे बोला जाता है। तो देख लीजिए इसमें से आपका आ जाएगा बेरिलियम, बी से बेरिलियम हो जाएगा, सी से आपका कैल्शियम इसमें ही आ जाएगा, SR से स्ट्रांसियम आ जाएगा, और सोडियम को मैंने देख लिया इसमें। तो ये सभी के सभी जो हैं वर्ग 1 और 2 में सभी के सभी आपका धातु ही हैं, सिवाय वर्ग 1 के हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन अधातु है लेकिन एक्सेप्शन है ये, उसको छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी धातु हैं। वर्ग 1 को हम लोगों ने देख लिया, वर्ग 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं, अब वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बात करेंगे, धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तब भी आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सोडियम जो होता है, सोडियम अधिक्रियाशील होता है, इसके अधिक्रियाशीलता के कारण इसे हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखता है। अगर इसे पानी में भी रखेंगे तो पानी में यह विस्फोट कर जाएगा। और सोडियम जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। सोडियम का लैटिन नाम जो होता है नेट्रियम होता है, नेट्रियम होता है सोडियम का लैटिन नाम, और इसका परमाणु संख्या आपका 11 होता है, हम सभी जानते ही हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता की बात करें तो पोटेशियम यानी के होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होता है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम हो जाता है, उसके बाद आपका कैल्शियम हो जाएगा। आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता की बात किया जाए तो पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद आगे होगा ऐसे। तो अभिक्रियाशीलता में सबसे अधिक की बात किया जाता है तो पोटेशियम आपका के हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग दिखाई देता है वो स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है, और स्ट्रांसियम का परमाणु संख्या होता है वो 38 होता है। बात करेंगे आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग दिखाई देता है, तो आतिशबाजी का हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है, बेरियम के कारण दिखाई देता है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार जो होता है W बराबर mg होता है, और एक होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है वो kg होता है, लेकिन बात करेंगे अगर भार का, तो भार का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भार जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान पर डिपेंड करता है, जहाँ जी का मान ज्यादा होगा वहाँ भार का भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को कहीं भी ले जाने पर नहीं बदलता है, लेकिन भार जो होता है वो बदल जाता है। जैसे किसी वस्तु को अगर पृथ्वी पर रखें या फिर चंद्रमा पर ले जाएं तो पूछा जाएगा क्या बदल जाएगा, तो भार जो होता है बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। भार का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल की बात करेंगे तो बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है, जबकि बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, देख लिए। अगर कार्य और ऊर्जा की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जूल होता है। जी का मान देखेंगे तो जी का मान सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, अधिक बोले या महत्तम बोले, महत्तम का मतलब अधिक होगा, तो जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। और जी का मान जो जीरो का बात करेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। विद्युत धारिता को देखेंगे तो विद्युत धारिता को जो एसआई मात्रक होता है फैराडे होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। और ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक, ज्योति फ्लक्स होता है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका ल्यूमेन होता है। तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत धारिता का फैराड होता है, जी का मान जो सबसे अधिक होता है ध्रुव पर होता है। इन सभी बातों को हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये खारे पानी की झील पर पूछ दिया है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है वो आपके मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है।
डल झील भी जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है, वो भी मीठे पानी की झील है। नागिन झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। तो बच गया आपका सोमुरिरी झील। तो ये सोमुरिरी जो झील है आपका लद्दाख में है, ये आपका लद्दाख में है और ये खारे पानी की झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील आपका सांबर झील है। जबकि विश्व का सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वह वान झील है, और वान झील जो है आपका तुर्की में है। इसके बाद आपका मृत सागर का भी आता है। मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर है, इसकी भी लंबड़ता ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वान झील है। चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और यह खारे पानी की भी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, जबकि सांभर झील आपका राजस्थान में है। लोनार झील की बात करें तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका लोनार झील, और यह उल्कापात के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। भारत का बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा अगर कृत्रिम झील की, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। जबकि गोविंद सागर झील जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए देखेंगे अगर लोकटक झील की, तो लोकटक झील आपका मणिपुर में है, मणिपुर में है। और इसी झील पर आपका, इसी झील में केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें एक हिरन पाई जाती है जिसका नाम है संगाई हिरन, जिसे डांसिंग डियर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर में है। केबू लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यही है। संगाई हिरन आपका यहीं पाई जाती है। इन सभी बातों को याद रखना है। अन्य झीलों को देखेंगे अगर हम, तो अन्य झीलों में अगर देखेंगे तो उसमें से आ जाएगा आपका डिडवाना झील। डिडवाना जो है वो आपका, वो राजस्थान में ही पड़ता है। डिडवाना आपका ये भी खारे पानी की झील वगैरह है, ठीक है। इसके बाद अगर झील की बात चर्चा करेंगे तो हुसैन सागर है। हुसैन सागर जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में ये हुसैन सागर झील। और आप, ये आपका झील है, ये याद रखना है। और आपका बात करे जाए अगर वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील आपका केरल में है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुदी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर वहीं बात कर दिया जाए नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को देखेंगे तो आपका दोदा बेटा है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। अगर भारत की बात करेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू या गाडविन अस्टीन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। गुरु शिखर की बात करेंगे, तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात आता है तो उसमें अरावली आता है। और अरावली आपका राजस्थान, मुख्यतः राजस्थान में है। और पॉइंट ऑफ सनसेट की बात किया जाए तो माउंट आबू को पॉइंट ऑफ सनसेट के रूप में भी जानते हैं। अगर धूपगढ़ी को देखेंगे, तो जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा जो नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। और विंध्याचल जो पर्वत है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, इस बात को भी हमें याद रखना है। और नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। मैकाल पठार की बात करेंगे, तो मैकाल पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, जिसमें से ऊपर उत्तर की ओर आपका सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, दक्षिण दिशा में आपका महानदी निकलती है, जबकि पश्चिम दिशा में यही नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक है, और सोन नदी और आपका महानदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। इस बात को, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो मेधा जो पाटकर हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में है, इस बात को भी हमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो अपस्थानिक मूल यानी कहने का मतलब जो बरगद जो होता है ना, उसमें कुछ इस तरह से रस्सी की तरफ बाहरी वाला दिखाई देता है, आपका जड़ वही होता है अपस्थानिक मूल। तो बरगद में अपस्थानिक मूल पाई जाती है।
बात करेंगे अगर बरगद की, तो बरगद हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद वृक्ष है। बरगद का वैज्ञानिक नाम जो होता है फाइकस बेंगालेंसिस होता है, इस बात को भी हम लोग जानते हैं। जो गन्ना होता है या मक्का होता है या बांस होता है, उसमें भी अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। कुछ जड़ें जो होती है उसके पास अन्य जड़ जीव होती है ऐसे, तो वो जो होती है अपस्थानिक जड़ें होती है, जो उसको सहारा भी थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह प्रदान भी करती है। बात करेंगे अगर गाजर की, मूली की, शकरकंद की, चुकंदर और शलजम, तो इन सबों का जो खाने योग्य जो भाग है वो आपका जड़ है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि इनमें से किसका हम लोग जड़ खाते हैं, तो गाजर है, मूली है, शकरकंद है, चुकंदर है, शलजम है, इन सबों का जड़ खाते हैं। जबकि आलू, प्याज, लहसुन और हल्दी का हम लोग तना खाते हैं। जड़ जो होता है, जैसे हम लोग प्याज को ही देखे हैं, तो प्याज के नीचे से जड़ होता है, तो ये वाला हिस्सा जड़ हो गया। जड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका तना हो जाएगा। तो आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी ये सब का तना खाते हैं, जबकि गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, शलजम इस सब का हम लोग जड़ खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉस्की के विचार से, जो लॉस्की है, लॉस्की के विचार से संप्रभुता है, तो लॉस्की के विचार से संप्रभुता है जो बहुलवादी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे संप्रभुता की, तो राज्य जो है, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की क्या आवश्यकता होती है, तो उसमें भी आंसर संप्रभुता होता है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया, इसको भी स्मरण रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर एम बर्ड और जेम थॉम्सन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो जो आर एम बर्ड है और जेम्स थॉम्सन है, यह आपका महालवाड़ी जो व्यवस्था है उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्ती, तो अस्थाई बंदोबस्ती कार्नवालिस के समय लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्ती या अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, यह टैक्स वसूलने का उन लोगों का तरीका था। तो अस्थाई बंदोबस्ती जो लाया गया था कार्नवालिस के समय, कार्नवालिस जो थे उनके समय। महलवाड़ी जो है, महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा लाया गया, मैकेंजी के। जबकि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है टॉमस मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया। जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र भारत मतलब ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुआ था टैक्स व्यवस्था, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स लिया जाता था सीधे किसान से लिया जाता था, जबकि अस्थाई बंदोबस्ती में टैक्स जो लिया जाता था एक निश्चित जमींदार होता था, उसी से ब्रिटिश टैक्स लेते थे, और वो जमींदार था वो किसानों से टैक्स वसूलता था। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया एक होता था, वही टैक्स अंग्रेजों को देता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। महलवाड़ी हम लोगों ने देख लिया, मैकेंजी, मौ से महलवाड़ी हो जाएगा, मौ से मैकेंजी हो जाएगा, इस तरह याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको मुनरो, अस्थाई बंदोबस्ती कर्नवालिस, ब्रिटिश हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो उसमें इनका नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल जो है गुजरात में है, जहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल जो है आपका बंदरगाह भी है हड़प्पा सभ्यता का। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा से आपका, हड़प्पा का उत्खनन की बात किया जाए तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। कांसे की नर्तकी को देखेंगे तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कांसे की नर्तकी, जिससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आपका नगरीय सभ्यता भी थी, और इससे ये हमें पता लगता है कि वहाँ उसका समाज था उस समय का वो मातृशतात्मक था। स्नानागार और अनागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और मोहनजोदड़ो का अनागार संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। लोथल को देख लिया, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह भी है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला है। अलंकृत ईंटें और जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए अगर देखेंगे धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसे भारत में इसको मतलब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है।
तो इसको भी हमें याद रखना है। और 3 तरफ से ये घिरा था ये क्षेत्र धौलावीरा, और यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो उत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता को देखेंगे तो वैदिक जो सभ्यता है वो आपका ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को लोहे, तलवार इस सब का ज्ञान नहीं था, तलवार का ज्ञान नहीं था। इस बात को याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कई बार कि इनमें से किसका ज्ञान हड़प्पा सभ्यता को वाले निवासियों को नहीं था, तो लोहा उसका आंसर हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये होगा ब्रेल। ब्रेल पद्धति में बिंदुक्ति पैटर्न की संख्या होती है। तो ब्रेल जो पद्धति है उसमें बिंदुक्ति पैटर्न की संख्या 64 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस की, तो विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ एक नए पदार्थ का भी निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, मुर्गियों व अंडों की अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। तो मुर्गियों व अंडों की अधिक उत्पादन जो होता है उसे हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, धूसर क्रांति वही उर्वरक से है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन से आपका गुलाबी क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है, बायोडीजल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति को झींगा मछली देख ही लिया। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक विश्व में वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव आपका गेहूं की फसलों पर पड़ा, गेहूं की फसलों पर पड़ा। और धान जो है यानी चावल है भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, इसको भी याद रखना है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो जो गन मेटल है वो कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है, इसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मिश्र धातु भी महत्वपूर्ण है। तो कॉपर हो गया, टीन हो गया और जिंक हो गया, इसका मिश्र धातु जो है गन मेटल है। जबकि कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु हमने देखा था जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर भी नहीं होता, देखे थे जस्ता यानी जिंक हो गया। तांबा मोह आ रहा था तो तांबा को कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं, 9 से निकेल हो जाएगा। तो इस तरह भी याद रखना है। फ्यूज तार देखेंगे, सोल्डर देखेंगे तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा को पीबी बोलते हैं जिसका लैटिन नाम पोलम्बम होता है। एसएन को स्टेनम होता है, टीन भी बोला जाता है इसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है। तो जो पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि जो होता है वह उसके पूंछ के आधार भाग जो होता है उसमें पाया जाता है, इसको याद रखना है। पक्षी वर्ग की बात करें तो उनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक के होते हैं, और स्तनधारियों का जो हृदय होता है उसमें भी 4 कोष्ठक होते हैं। जबकि उभयचर मेढक को अगर हम देखेंगे तो उसका हृदय होता है 3 वैश्मी होता है। सबसे बड़ी न उड़ने वाली जीवित अगर पक्षी की बात करें शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है। न उड़ने वाली पक्षी में कीवी और एमू का नाम आता है। न उड़ने वाली पक्षी में डोडो जो पक्षी की बात करें तो डोडो पक्षी है, यह विलुप्त हो चुका है। यह भी एक मतलब न उड़ने वाली पक्षी छोटी थी, यह विलुप्त हो चुका है। अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास हुआ है। तो बिहार में सबसे तेजी से जो विकास हुआ है वो सेवा क्षेत्र का। बात करेंगे क्षेत्र, इस सब क्षेत्र का, तो सेवा जो क्षेत्र आता है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। सेवा क्षेत्र जो होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जबकि कृषि देखेंगे, मत्स्य पालन देखेंगे, मत्स्य पालन हो गया, खनन वगैरह हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि, मत्स्य पालन, खनन प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाएगा। तो पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो जो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है वो डियागो गार्सिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, डियागो गार्सिया हो जाएगा सही। अर्ध महासागर की बात करेंगे तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। मेडागास्कर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है।
रियूनियन द्वीप है, हिंद महासागर में ही है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है रियूनियन द्वीप पर। आपका मेरियाना जो गर्त है, मेरियाना गर्त है वो सबसे गहरी खाई है आपका, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। 11 किलोमीटर इसकी गहराई है, इसको भी याद रख लेना। और हिंद महासागर की सबसे गहरी जो खाई है वो सुंडा गर्त है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र है वह आपका उड़ीसा में स्थित है, और यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। सिंहभूम जो है आपका झारखंड में, हम लोग जानते हैं, ये भी लौह अयस्क के लिए है। चिकमंगलोर जो है कर्नाटक में है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। लौह अयस्क उत्पादन में पहला स्थान जो आता है वो उड़ीसा का आता है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में ही स्थित है, जबकि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका झारखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो जो आपका एंजियोस्पर्म होता है यानी आवृत बीजी, जो आवृत जो बीजी होता है उसके फल फल मतलब उसके बीज होता है फलों के भीतर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखेंगे सबसे छोटा आवृत बीजी तो लेमना है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है नियत होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत होती है। चलिए बात करेंगे, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, या घड़ी की चाबी, चाबी होगा, चाबी में संचित ऊर्जा, या तनी हुई कमानी या स्प्रिंग की ऊर्जा। इस सब में जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा घड़ी की चाबी में और तनी हुई कमानी में, यह स्थितिज ऊर्जा होती है। जबकि पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जब कोई वस्तु पहाड़ से लुढ़क रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा के साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो शकरकंद जो है वो जड़ का उदाहरण है। मूली जो है ये भी एक जड़ का मतलब जड़ वाला भाग खाते हैं। गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, लेकिन आलू जो है उसको का तना खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए। तो चीन हम लोग से पहले 1978 में एलपीजी, आपका एलपीजी है जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये सब जो चीन शुरू किया था 1978 में शुरू कर दिया था, जबकि भारत 1991 में शुरू किया। और भारत में जो एलपीजी यानी नई आर्थिक उदारीकरण के जनक जो माना जाता है, मनमोहन सिंह को जाना जाता है। मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक भी भारत में माना जाता है। 1991 में भारत में हुआ था, जबकि चाइना में 1978 में हो चुका था। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। sun यat-सेन जो है चीन के पहले आपका राष्ट्रपति भी थे और चीन के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। अफीम युद्ध हुआ था, अभी बिहार पुलिस में पूछ दिया था। तो अफीम युद्ध जो हुआ था वो चीन और आपका चीन के बीच हुआ था और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ब्रिटेन का है इंग्लैंड का, इसके बीच हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो ये रूसो का आपका हॉब्स का कथन है। हॉब्स का जो कथन था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हॉब्स। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि बाजार मांग वक्र होता है, तो ये पहले भी सवाल पूछा गया। तो बाजार मांग वक्र जो होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के क्षैतिज योग के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो केंद्रीय जो आर्थिक समस्याओं के उत्तरदायी की बात करें तो असीमित आवश्यकताएं हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग है, संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता है, लेकिन दुर्लभ संसाधन नहीं है, दुर्लभ साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के सतह के तापमान को वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो दिन की अवधि प्रभावित करती है, अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, लेकिन भूकंप जो होता है वो प्रभावित नहीं करता है। तो यही बोल रहा है नहीं, तो नहीं नहीं इसका आंसर हो जाएगा डी।
मतलब ये भी नहीं बोल रहा है भूकंप भी नहीं हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बात करेंगे भूकंप के अध्ययन को, तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र बोला जाता है, लेकिन जहाँ सबसे पहले पृथ्वी पर भूकंप की अनुभूति होती है उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप आने से पहले एक गैस बाहर निकलती है, गैस की मात्रा बढ़ जाती है जिसका नाम है रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। प्राथमिक जो तरंग होता है इसे पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है, यह ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती है। द्वितीयक जो वेव होती है इसे एस वेव्स भी बोला जाता है, द्वितीय वेव्स एस बोला जाता है, और सतही तरंगे एल एल वेव्स बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो तबाही लाती है वो आपका सतही या एल तरंग ही लाती है। चलिए अगला सवाल है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब होता है। तो जब फेफड़े का जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब से कम होगा तभी अंतः श्वसन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो रीट जारी किया जा सकता है, तो रीट जो जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपका आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय के द्वारा आपका आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है, इस बात को याद रखना है। अगला सवाल है, गलत जोड़ी चुनिए। तो गलत जोड़ी चुनना है। तो देखिए, मधुमक्खी का मौना पालन दे दिया है, मछली का मत्स्य दिया है, पक्षी का उदाहरण और रेशम कीट का रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन ये सही है, आपका रेशम कीट पालन हिंदी में ही दे दिया, इसका भी सही है। मछलियों का जो अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी होता है, मत्स्यिकी होता है, सही है। जबकि मछली पालन जो होता है वो आपका एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर नहीं पीसी कल्चर होता है, तो ये भी सही है। मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपीकल्चर होता है, मछली पालन जो होता है वो पीसी कल्चर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी होता है, यानी पक्षी विज्ञान होता है, जबकि उदाहरण दिया है, तो इसका जवाब सी हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे।